वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को आगे ले जा रहे हैं और हम लोग क्लोज टेस्ट देखने वाले हैं। 11 से 20 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पेज 2 पे ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल चुका होगा कमेंट बॉक्स के लिंक में। हम लोग अभी तक इस क्वेश्चन में पहले के 2 वीडियोस में डबल फिलर्स और सेंटेंस अरेंजमेंट देख चुके हैं। आज हम लोग क्लोज टेस्ट देख रहे हैं। हम लोग शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। मिस्टर चैम्बरलेन हैड कम टू गेट गिफ्ट to 35 million pounds from South Africa and to win the hearts of Englishmen and Boers। मिस्टर चैम्बरलेन को 35 मिलियन पाउंड का गिफ्ट मिला साउथ अफ्रीका से, और वो इसलिए मिला कि ताकि वो इंग्लिश मैन और बोअर्स लोगों के दिलों को जीत सके। अंग्रेज और बोअर्स यानी डच लोग जो हैं उनके दिलों को जीत सके। सो ही गिव अ डैश शोल्डर टू द इंडियन डेपुटेशन। तो उन्होंने इंडियन डेपुटेशन यानी इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको डैश शोल्डर दिया। अब यहाँ पर जो वर्ड आएगा 11th में डिसाइड करेगा कि लाइन कैसी होनी चाहिए, और हम इसका फैसला हमें सीधे एक वर्ड को भरने की जगह एक बार कोशिश ये कर लेना चाहिए कि आगे देखकर समझ लें कि लाइन पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में आगे क्या बात हो रही है। तो आगे बोला जा रहा है, यू नो ही सेड दैट द इंपीरियल गवर्नमेंट हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। तुम जानते हो, चैम्बरलेन ने कहा, इंडियन डेपुटेशन को कहा कि तुम लोग जानते हो कि इंपीरियल गवर्नमेंट यानी जो साम्राज्यवादी सरकार है यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका लिटिल कंट्रोल यानी कि ना के बराबर कंट्रोल है सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज के ऊपर, यानी वैसी कॉलोनीज वैसे प्रांत जिन पे अपना उनका खुद का शासन चलता है। योर ग्रेवियंसेस सीम टू बी जेन्युइन। तुम्हारी सारी शिकायतें बहुत वाजिब हैं। आई शैल डू व्हाट आई कैन। मैं करूंगा जो मैं कर सकता हूं। बट यू मस्ट ट्राई योर डैश टू प्लेकेट द यूरोपियंस इफ यू विश टू लिव इन देयर मिड्स्ट। लेकिन तुमको अपना डैश ट्राई करना चाहिए कि तुम यूरोपियंस को प्लेकेट करो, मतलब शांत करो, अगर तुम उनके मिड्स यानी उनके बीच रहना चाहते हो। अगर 12th के हम ऑप्शंस को देखें तो मुझे लगता है कि आप क्विकली डिसाइड कर सकते हैं कि 12th में बेस्ट का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर उनके बीच में रहने की बात बोली जा रही है और इसीलिए इनको अपना बेस्ट ट्राई करना है ताकि वो उनको यूरोपियंस को शांत कर पाए। ट्राई और बेस्ट फ्रेज हम जानते हैं। तो अब ट्राई और बेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है ब्रिटिश को शांत करने के लिए, यूरोपियंस को शांत करने के लिए, उनके बीच रहने के लिए। इसका मतलब चैम्बरलेन का बोलने का रुख क्या है, वो किस तरह की बात कर रहा है? वो बिल्कुल टाल मटोल वाली बात कर रहा है। वो एक ऐसी बात कर रहा है जहां पर कि वो बोल रहा है कि हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है और आप लोग खुद शांति से रहिए अगर आप लोग रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मतलब अगर हम 11th में वापस जाएं तो वहाँ पे कोल्ड शोल्डर का यूज़ बिल्कुल 11th में सही होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसने बहुत ही बेरुखी से बात की, उसने बहुत ही उनको इग्नोर किया, उसके अंदर वो वार्मथ नहीं था जब उसने इंडियन डेपुटेशन से बात किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द रिप्लाई कास्ट अ चिल ओवर द मेंबर्स ऑफ द डैश। रिप्लाई के कारण जो मेंबर्स ऑफ द डैश थे उनके चिल ओवर का मतलब यहाँ पे कास्ट अ चिल ओवर का मतलब वो एक तरह से नम हो गए, वो डर गए। आई वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, ये भी बहुत हताश हो गया। तो यहाँ पर ये लोग बिल्कुल यहाँ पे सकपका चुके हैं, स्पेल बाउंड हो चुके हैं, दे आर इन अ डिलेमा। तो यहाँ पर 13 में अगर देखिएगा तो मेंबर्स ऑफ दी कौन है, तो मेंबर्स ऑफ दी डेपुटेशन है। 13 में मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप ऊपर डेपुटेशन देख चुके हैं तो आप यहाँ डेपुटेशन भरेंगे। आगे बोलता है, इट वॉज एन आई ओपनर फॉर अस ऑल एंड आई सॉ दैट वी शुड स्टार्ट विथ आवर वर्क डी नोवो। ये एक आंखें खोलने वाली घटना थी हम सब लोगों के लिए, और हमें लगा कि हमें अब अपने काम को डिनोवो यानी कि अफ्रेश यानी कि बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आई डैश द सिचुएशन टू माई कलीग्स। मैंने अपने सिचुएशन को अपने कलीग्स को बताया। तो कलीग्स को क्या करेगा, 14th में क्या होगा, तो 14th में कलीग्स को वैसे सिचुएशन के बारे में बताया जाएगा तो एक्सप्लेन होगा, एक्सप्रेस तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेस तो कोई फीलिंग को किया जाता है, सिचुएशन को तो एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सक्लेम मतलब कि चौंकना भी यहाँ पर नहीं होगा, डिनाई मैंने मना करना भी नहीं होगा, तो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड होगा, उसने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। As a matter of fact, there was nothing wrong about Mr. Chamberlain's reply. उनके रिप्लाई में मिस्टर चैम्बरलेन ने जो रिप्लाई दिया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। It was well that he did not mince। यहाँ पर 15th में वर्ड्स आने चाहिए, बिना ऑप्शन देखे भी आपको मिन्स वर्ड्स ये फ्रेज पता होना चाहिए, मतलब कि किसी बात को घुमाना फिराना नहीं, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं, शब्दों को आप निगल नहीं रहे हैं, आप एकदम क्लियर बोल रहे हैं, आप इक्विवोकली बात नहीं कर रहे हैं, आप क्लियर बातों को आर्टिकुलेट कर रहे हैं। You are not beating around, you are beating about the bush। तो it was well that he did not mince words। यहाँ पर 15th में words आएगा।
he had brought home to us in a rather gentle way the rule of might being dash. उसने हम लोगों को, चैम्बरलेन ने हम लोगों को यानी इंडियन डेपुटेशन को ब्रॉट होम टू अस फिर से आपको समझना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि किसी बात को समझाना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना। तो उसने कन्विंस कर दिया हम लोगों को बहुत ही जेंटल वे में, बहुत ही सौम्य तरीके से, द रूल ऑफ माइट बीइंग 16th में राइट आना चाहिए, माइट बीइंग राइट, क्योंकि माइट बीइंग राइट का मतलब ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है उसी की चलेगी। तो उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया माइट बीइंग राइट। और द लॉ ऑफ द स्वॉर्ड, यानी तलवार की धार ही चलेगी, तलवार की ही जीत होगी। बट स्वॉर्ड वी हैड नन, लेकिन इनके पास तो तलवार था नहीं। We dash had the nerve and the muscle even to receive shortcuts, और हमारे पास nerve and muscle था even, माने यहाँ तक कि हम रिसीव करें शॉर्टकट्स, यानी कि तलवार से जो भी चोट हो पहुंचे उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास नर्व एंड मसल। तो पढ़ते के साथ एक बार ऐसा लगने लगता है, कंफ्यूजन आ सकता है कि शायद क्रांतिकारी लोगों की बात हो या कुछ ऐसा हो। तो यहाँ बोलो कि हम के यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइन हो जो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लाइन हो कि हमारे पास नर्व है, हिम्मत है। लेकिन आपको गौर करना पड़ेगा कि यहाँ पर इवन का यूज़ हुआ है और इसके पहले लाइन लग रही है जो नेगेटिव लाइन है, बोल रहा है कि हमारे पास तलवार नहीं है, तलवार नहीं है, और यहाँ इवन लग रहा है, मैंने यहाँ तक कि तलवार से जो जख्म आए उसको बर्दाश्त करने की भी हमारे पास क्षमता या ताकत या वो इच्छा शक्ति नहीं है। तो 17th में जो वर्ड आना चाहिए वो नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, और इसके कारण 17th के अगर ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ हार्डली लगेगा, रेयरली या स्कार्सली होता है, एलवाई लगा होता है, एडवर्ब के फॉर्म में होता तो हम लगाते क्योंकि वहाँ हमें एडवर्ब की ज़रूरत है। यहाँ पर हम हार्डली को लगाएंगे तो वी हार्डली हैड द नर्व, क्योंकि हैड के पहले आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आ रहा है, बता रहा है कि हमारे पास हार्डली माने ना के बराबर, हमारे पास ना के बराबर ये नर्व था, माने हिम्मत थी, और वो मसल था यानी ताकत थी कि हम किसी भी तरह के तलवार के चोट को बर्दाश्त कर सके। ना तलवार था ना तलवार के जख्म हम खा सकते थे। मिस्टर चैम्बरलेन had given only a short time to the सबकॉन्टिनेंट। मिस्टर चैम्बरलेन ने एक बहुत ही कम टाइम दिया पूरे उपमहाद्वीप को। इफ श्रीनगर टू कैप कॉमोरिन is 1900 mile, डरबन टू केप टाउन इज नॉट लेस देन 1100 माइल्स। तो दोनों जगह की डिस्टेंस बता रहा है कि अगर वो इतना है तो ये भी डिस्टेंस इतना तो है ही। अब बोलता है एंड मिस्टर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एंड मिस्टर चैम्बरलेन हैड टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस एट हरिकेन स्पीड, और उनको एक बहुत बड़े डिस्टेंस को बहुत ही हरिकेन चक्रवात के स्पीड से उसको बहुत तेजी से उनको कवर करना पड़ा था। फ्रॉम नटल ही हेस्टन टू द ट्रांसवाल, वहाँ से यहाँ तक के लिए वो दौड़े। आई हैड टू प्रिपेयर द केस फॉर द इंडियन देयर एज वेल, और वहाँ भी इनको केस प्रिपेयर करना पड़ा था इंडियंस के लिए। एंड डैश इट टू हिम, और उनको डैश करना पड़ा था। तो 18 में ऑब्वियसली उनको किया जा रहा है, टू का यूज हो रहा है, इस टू पे ध्यान देइए। टू जो इसका कनेक्शन 18th के फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ब आ रहा है उससे है, तो वहाँ पे सबमिट का यूज होगा, क्योंकि सबमिट टू केस को उसको सबमिट किया गया, टू के साथ आ रहा है। परमिट का यूज यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वीकृति नहीं दी जा रही, उसके पहले केस को प्रिपेयर किया गया है तो केस को सबमिट किया जाएगा, इसीलिए यहाँ सबमिट का यूज हो रहा है। बट हाउ वाज आई टू गेट टू प्रिटोरिया, लेकिन ये प्रिटोरिया कैसे जाए। आर पीपल there was not in a position to dash the necessary legal facilities for my getting to them in time। हमारे पीपल जो वहाँ लोग हैं वो इस स्थिति में नहीं हैं टू डैश द नेसेसरी लीगल फैसिलिटीज़, ताकि जो भी न्याय से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स या फैसिलिटीज़ या जो सपोर्ट है वो प्राप्त कर सकें फॉर माई गेटिंग इन टू देम इन टाइम, ताकि मैं उन तक वक्त में पहुंच सकूं। तो ये जो नेसेसरी लीगल फैसिलिटीज़ हैं इनको क्या करना है, तो इनको प्रोक्योर या सिक्योर या फेच, पुल या बाय का तो यहाँ कोई मतलब नहीं, खींचना,
फेच भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि फेच बहुत ही इनफॉर्मल सेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लीगल फैसिलिटीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। पोजीशन टू फेच द, पकड़ना, लपकना, फेच इस सेंस में यहाँ पे सही नहीं है। तो कन्फ्यूजन सिक्योर और प्रोक्योर के बीच में ही है। सिक्योर और प्रोक्योर के बीच में डिफरेंस ये है, ऐसे तो देखने पर लगता है कि सिक्योर का मतलब सुरक्षित करना, प्रोक्योर का मतलब जमा करना है, लेकिन सिक्योर का मतलब किसी चीज़ को हासिल करना भी होता है। या लीगल फैसिलिटीज़ को सुरक्षित करने की बात नहीं, हासिल करने की बात बोली जा रही है, एक्सेस करने की बात बोली जा रही है, और ACCESS एक्सेस, पहुंचने की बात, और वहां तक इस सेंस में सिक्योर का यूज़ हो रहा है। प्रोक्योर जनरली चीज़ों को जमा करने में, फैक्ट्रीज, कंपनीज में जब रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया जाता है, जमा किया जाता है, कंपनीज किसी आइटम को प्रोक्योर करती है, इन सारी चीज़ों में प्रोक्योर का यूज़ होता है। यहाँ पर प्रोक्योर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स को, लीगल फैसिलिटीज़ को वो लोग सिक्योर नहीं कर पाएंगे ताकि ये वक्त पे पहुंच सके। द वार हैड रिड्यूस द ट्रांसवाल टू अ हॉलिंग वाइल्डरनेस। पूरा ट्रांसवाल जो एरिया है वो एकदम बियाबान में बदल रहा है। देयर वर नाइदर प्रोविजंस नॉर क्लोथिंग अवेलेबल। किसी तरह का राशन ना कपड़ा है। एम्प्टी और क्लोज शॉप्स वर देयर, सिर्फ बंद शॉप्स हैं। वेटिंग टू बी डैश और ओपन, बट दैट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। अब ये जो शॉप्स हैं जो कि या तो खाली हैं या बंद हैं, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको डैश किया जाए या ओपन किया जाए, और वो कुछ वक्त में होगा। तो रिप्लेनिश्ड सही जवाब यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि दुकान खाली है तो या तो उनको खोला जाएगा या उनको रिप्लेनिश किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें उनको की जा सकती है। अब बाकी क्यों नहीं होगा कि फेड मतलब तो खिलाना, हो तो लोगों के साथ होता है। बुक्ड मतलब दुकान को यहाँ बुक करने की बात, तो कमर्शियल पर्पस की वो बात नहीं हो रही है। फिल्ड मतलब भरना थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन शॉप्स को रिप्लेनिश किया जाता है, ना कि फिल किया जाता है। और एम्प्टीड मतलब खाली करना, तो ये तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो फिर एम्प्टी की बात क्यों होगी, इसीलिए हम यहाँ पर रिप्लेनिश यानी कि सामान को वापस भरने के सेंस में लगाएंगे। इसके आगे का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ें, सवालों को बनाएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं, शुक्रिया, जय हिंद।